हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हमें क्या स्टडी करना है? आज की इस वीडियो में हमें एक केस स्टडी को स्टडी करना है एंड वो केस स्टडी है जिम्बाब्वे के ऊपर। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जिम्बाब्वे में आखिर होता क्या है एंड लास्ट में हम देखेंगे क्या जिम्बाब्वे को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं या नहीं। एंड सबसे लास्ट में हम कंक्लूजन के तौर पर इसमें से डेमोक्रेसी का एक फीचर भी निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिम्बाब्वे में आके हुआ क्या। तो देखिए, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिलती है। जिम्बाब्वे गेट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1980। अब जिम्बाब्वे को जो इंडिपेंडेंस मिली वो किससे मिली थी? वाइट माइनॉरिटी रूल। 1980s के बाद में जब जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हो जाता है तो यहाँ पर एक पार्टी थी जिसका नाम था जानु पीएफ। ये एक पार्टी का नाम है एंड ये पार्टी कहाँ की है? तो आपका आंसर होगा ये पार्टी जिम्बाब्वे की पार्टी है। तो ये पार्टी एक मेन पार्टी थी जिसने इंडिपेंडेंस में मेन रोल प्ले किया था। जैसे इंडिया के अंदर कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस में मेन रोल प्ले किया था, उस तरह से यहाँ पर जानु पीएफ ने इंडिपेंडेंस में मेन रोल प्ले किया है एंड जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस इसने दिला दी। इस पार्टी का एक लीडर था जिसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि रॉबर्ट मुगाबे कौन थे, तो आपका आंसर होगा जानु पीएफ के लीडर थे। जब जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी ना तो क्या होगा, इस पार्टी के जो पर्सन है इसका नाम क्या है? रॉबर्ट मुगाबे। वो बाद में प्रेसिडेंट बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जिम्बाब्वे में जो इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस आर कंडक्टेड रेगुलरली। इलेक्शंस यहां पर रेगुलर कंडक्ट कराए जाते हैं एंड यहां पर एक बात और है कि हर बार इलेक्शन कौन जीतता है? हर बार इलेक्शन जानु पीएफ ही जीतती है एंड हर बार प्रेसिडेंट कौन बनेगा? हर बार प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ही बनेंगे, क्योंकि जब वो जीतेंगे तो प्रेसिडेंट भी जाहिर है कि वही बनेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इलेक्शंस वर वन बाई जानु पीएफ। हर बार इलेक्शन जानु पीएफ ही जीतती है। रॉबर्ट मुगाबे जो है एक बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सन है। रॉबर्ट मुगाबे वाज वेरी फेमस। रॉबर्ट मुगाबे जो है बहुत ही फेमस पर्सन है, इस वजह से वो हर बार इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें डाउट रहता है कि शायद मैं इलेक्शन जीत पाऊंगा या नहीं। तो क्या करते हैं, वो कई बार डार्टी ट्रिक्स को अपनाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो जान सकते हैं रॉबर्ट मुगाबे वाज वेरी फेमस बट ही अडॉप्ट सम डार्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। फेमस तो हैं लेकिन उन्हें डाउट है कि शायद मैं जीत पाऊंगा या नहीं, इसलिए वो काफी ज्यादा डार्टी ट्रिक्स को अपनाते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि वो इलेक्शन क्यों जीतते हैं, क्योंकि वो इलेक्शंस में डार्टी ट्रिक्स को अपनाते हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम। गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज किया। क्यों चेंज किया? टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जिससे कि प्रेसिडेंट की पावर जो है इंक्रीज हो जाए। एंड एक काम और किया यहाँ पर, जिससे क्या होगा, पावर तो इसकी इंक्रीज हो रही है
लेकिन साथ ही साथ जी कम अकाउंटेबल भी हो जाएगा। एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल टू द पीपल। देखिए अब क्या किया उन्होंने कि जब उन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया तो इसमें ऐसी बातें आ गई हैं कि अब प्रेसिडेंट जो है लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं रहेगा। उसकी जवाबदेही को उन्होंने कम कर दिया है कि अब उसे लोगों को आंसर नहीं देना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द वर्कर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी were harassed and their meetings were disrupted। वहां पे क्या होता है, वहां पे जो वर्कर्स है अपोजिशन पार्टीज के उन्हें परेशान किया जाता है एंड उनकी मीटिंग्स में गड़बड़ी की जाती है जिससे वो अपनी मीटिंग्स को ठीक ढंग से कर ना सकें। तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? अगर वो मीटिंग को ठीक ढंग से कर सकेंगे तो क्या होगा, उनके चांस जीतने के होंगे। तो यहाँ पर उनकी मीटिंग में जानबूझ के कुछ ना कुछ गड़बड़ की जाती है जिससे कि वो अपनी मीटिंग को ठीक से कर ना सकें। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक प्रोटेस्ट एंड demonstration were declared illegal। प्रोटेस्ट का मीनिंग होता है विरोध एंड डेमोन्स्ट्रेशन का मीनिंग होता है प्रदर्शन। तो वहां पे विरोध प्रदर्शन जो है उसे इलीगल डिक्लेयर किया गया है। कोई भी पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ में विरोध नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन विरोध करता है तो वो इलीगल काम माना जाएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, देयर इज ए लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। वहां पर एक लॉ भी है कि आप प्रेसिडेंट की आलोचना नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट की बुराई नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। टेलीविजन एंड रेडियो पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है एंड ये सिर्फ गवर्नमेंट की न्यूज ही दिखाती है। जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, मतलब जो पार्टी रूल कर रही है, बस वो उसकी न्यूज दिखाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेलीविजन एंड रेडियो गिव ओनली, दे गिव ओनली रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी किसे कहते हैं? जो पार्टी अभी रूल कर रही है यानी कि गवर्नमेंट। दे गिव ओनली रूलिंग पार्टी वर्जन, बस उसकी न्यूज दिखाएंगे एंड दूसरी पार्टी को वो लोग बिल्कुल भी न्यूज में नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वहां पर न्यूज पेपर इंडिपेंडेंट है। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ भी छाप सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट harassed those journalists who wrote against the गवर्नमेंट। न्यूज़पेपर तो इंडिपेंडेंट है लेकिन गवर्नमेंट उन जर्नलिस्ट को परेशान करती है जो उनके बारे में लिखते हैं, जो उनके विरोध में लिखेंगे उन्हें गवर्नमेंट परेशान करेगी। तो यहाँ पे एक तरह से उनके ऊपर कंट्रोल है कि आप गवर्नमेंट की बुराई नहीं ले सकते हैं। एंड इसमें लास्ट पॉइंट और लिखा जा सकता है यहाँ पर, गवर्नमेंट समटाइम ignore the judgment
ऑफ कोर्ट्स। गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है कि जो जजमेंट कोर्ट ने दिए हैं उसे इग्नोर कर देती है एंड वेंट अगेंस्ट इट, एंड उसकी विरोध में काम करेगी। सपोज जो कोर्ट ने डिसीजन दिया वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं था, तो गवर्नमेंट उस डिसीजन को मानेगी नहीं, एंड जब मानेगी नहीं तो वो उसके अगेंस्ट में काम करेगी। तो यहाँ पे एक बात और है कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो जज होते हैं उनको भी प्रेशराइज करती है। गवर्नमेंट आल्सो प्रेशराइज द जज। एक तो उनकी जजमेंट को मानती नहीं है, आपने देखा यहाँ पर, एंड उसके विरोध में काम करती है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि जो जज होते हैं उनको भी प्रेशराइज करती है। तो ये थी केस स्टडी जिम्बाब्वे के ऊपर। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम देखते हैं। क्वेश्चन होगा आपका कि क्या जिम्बाब्वे को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं या नहीं, तो आपका आंसर होगा नहीं। अब जिम्बाब्वे को एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं कह सकते, तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इज जिम्बाब्वे कैन बी कंसिडर a democratic country under रॉबर्ट मुगाबे या फिर जानू PF। आप लिखेंगे इसका आंसर नो, एंड उसके आप रीजन देंगे। एक क्वेश्चन और आता है, वाई जिम्बाब्वे कैन नॉट बी कंसिडर ए डेमोक्रेटिक कंट्री अंडर जानू PF या फिर रॉबर्ट मुगाबे। तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं? इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि रॉबर्ट मुगाबे एक फेमस पर्सन थे, एंड हर बार वो इलेक्शन जीतते भी थे, फिर भी उन्हें डाउट था कि मैं इलेक्शन जीत पाऊंगा या नहीं, तो इलेक्शन में वो कुछ डर्टी ट्रिक्स को अपनाते थे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, रॉबर्ट मुगाबे या फिर जानू PF जो थी हर बार इलेक्शन जीतती थी, लेकिन यूज्ड डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। अगर किसी देश में कोई पार्टी डर्टी ट्रिक्स अपनाती है तो उस देश के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। इसी वजह से हम जिम्बाब्वे को भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ इलेक्शंस में डर्टी ट्रिक्स अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज किया। गवर्नमेंट चेंज कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स। क्यों चेंज किया? यहाँ पर चेंज इसलिए किया है जिससे कि प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज किया जाए। तो आप सकते हैं टू इंक्रीज पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। जब किसी देश में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार चेंज करती जा रही है एंड यहाँ पर आप प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंड यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल कम से कम किया जा रहा है, तो इस केस में आपकी जिम्बाब्वे एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हैरेस्ड किया जाता है एंड उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाता है, जिससे कि वो ठीक ढंग से अपनी मीटिंग को ना कर सकें। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनके इलेक्शन जीतने के चांसेस कम रहें। हमारे देश में अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को या वर्कर्स को परेशान नहीं किया जाता, उनकी मीटिंग्स में कोई भी गड़बड़ नहीं की जाती। तो हमारा देश एक डेमोक्रेसी देश है।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे परेशान किया जा रहा है और उनकी मीटिंग्स को होने नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। तो हम जिम्बाब्वे को एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं कह सकते। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, रेडियो, टेलीविजन या फिर न्यूज़पेपर। आपने देखा था जिम्बाब्वे के अंदर रेडियो एंड टेलीविजन के ऊपर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट कंट्रोल है, एंड ये सिर्फ गवर्नमेंट के ही वर्जन को दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ जो न्यूज़पेपर है वो थोड़ा इंडिपेंडेंट है, लेकिन जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई भी न्यूज छाप नहीं सकते, अगर छापते हैं तो गवर्नमेंट उनको भी परेशान करती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया पर गवर्नमेंट कंट्रोल है, एंड वो लोग गवर्नमेंट के बारे में ही लिख सकते हैं या फिर गवर्नमेंट के बारे में न्यूज को पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन को देखने के बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया पर इस तरह कंट्रोल नहीं होता। मीडिया गवर्नमेंट की बुराई भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता ना, तो इसे आप डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। एंड एक पॉइंट और लिखा जा सकता है यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक प्रोटेस्ट को उसने इलीगल डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट डिक्लेयर पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इलीगल। अगर आपको गवर्नमेंट की बात तो सही नहीं लग रही है तो भी आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में आप गवर्नमेंट के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा करना इलीगल था, तो इसे आप डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। एंड लास्ट में आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने कोर्ट के डिसीजन को भी नहीं माना जो उनके फेवर में नहीं थे, एंड उनके विरोध में काम किया। उन्होंने जज को भी परेशान किया कि आप डिसीजन देंगे तो हमारे फेवर में देंगे। तो यानी कि उनके देश में क्या हो रहा है कि जुडिशरी के ऊपर भी कंट्रोल है, जबकि डेमोक्रेसी के अंदर जुडिशरी जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट होती है। तो इस तरह से प्रूव होता है कि जिम्बाब्वे एक पूरी तरह से डेमोक्रेसी कंट्री नहीं था। जिम्बाब्वे की केस स्टडी को पढ़ने के बाद में हमें इसमें से क्या सीख मिलती है, तो हमें इसमें से सीखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट वहां पर इलेक्ट की गई थी वो गवर्नमेंट कैसी थी, पॉपुलर थी, लेकिन उसने जो काम किया था वो उसने एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह काम किया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी नॉन डेमोक्रेटिक एंड पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। इसका मीनिंग क्या हुआ, पॉपुलर गवर्नमेंट यानी आपने देखा था वहां पे गवर्नमेंट कैसी थी, पॉपुलर थी। गवर्नमेंट पॉपुलर थी क्योंकि पार्टी हर बार इलेक्शन जीतती है, एंड रॉबर्ट मुगाबे पॉपुलर हैं। क्यों पॉपुलर हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसने इंडिपेंडेंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जाहिर सी बात है पार्टी पॉपुलर एंड उसके लीडर पॉपुलर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैसी है, पॉपुलर गवर्नमेंट है। लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट भी एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर कि उसने सारे काम कैसे किए थे, सारे काम उसने डेमोक्रेसी के खिलाफ किए हैं। एंड सेकंड पॉइंट क्या लिखा यहाँ पर, पॉपुलर लीडर्स। जैसे आपने देखा था पार्टी कैसी थी, पॉपुलर थी, तो यहाँ पर जो लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे वो भी कैसे पॉपुलर हैं। तो पॉपुलर लीडर भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। इसका मतलब होता है निरंकुश। उसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी मनमानी कर सकते हैं एंड वो अपने ऊपर किसी तरह कंट्रोल पसंद नहीं करते। जिम्बाब्वे की केस स्टडी से हमें जो चीज समझ में आती है वो क्या है कि यहाँ पर एक तो रूल ऑफ लॉ नहीं हो रहा, एंड यहाँ पर रेस्पेक्ट ऑफ सिटीजन राइट्स, यहाँ पर सिटीजन राइट्स की रेस्पेक्ट भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे लिखा है रूल ऑफ लॉ, एंड जो आपकी एनसीईआरटी की हेडिंग थी रूल ऑफ लॉ
एंड रेस्पेक्ट ऑफ सिटीजन राइट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूल ऑफ लॉ मतलब है कानून का शासन, कानून का शासन। इसका मतलब हुआ कि कानून के द्वारा से शासन किया जाएगा, कानून के द्वारा से रूल किया जाएगा, किसी पार्टी के द्वारा से, किसी पर्सन के द्वारा से रूल नहीं किया जाएगा। इसका सिंपल मीनिंग है कि वहां पर पहले तो रूल्स होंगे, यानी कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आपको जो भी काम करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं, आपको उनके अनुसार काम करना है। तो इसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। लेकिन यहाँ पे इसके उल्टा हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, रूल बाय लॉ, यानी कि वो लोग क्या करते थे, उन्होंने पहले बना दिया कानून, उन्होंने कानून बना दिया, फिर उस कानून के अनुसार रूल कर रहे हैं। यानी कि उन्हें जो चीज अच्छी लगती थी उसके बारे में वो लोग एक लॉ बना देते थे, एंड कोई उनसे पूछता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कहते थे कि हम तो कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जो कानून पहले से थे, जो कानून पहले से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, आपको उनके अनुसार काम करना चाहिए। गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, आज एक गवर्नमेंट है, कल दूसरी गवर्नमेंट होगी, लेकिन जो आपका कानून है, जो आपके देश का सबसे बड़ा कानून है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा था, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज किया, एंड कई बार चेंज करने के साथ साथ उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज कर लिया था, जिससे कि वो लोग जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं रहे थे। सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है रेस्पेक्ट ऑफ सिटीजन राइट्स। इस केस स्टडी में आपने देखा कि यहाँ पर सिटीजन्स की राइट्स की भी रेस्पेक्ट नहीं हो रही थी। कैसे नहीं हो रही थी, तो आपको पता होना चाहिए, सिटीजन्स के पास में एक राइट है कि वो अपने व्यूज को या अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज, देयर ओपिनियंस, ठीक है। एंड इसके लिए वो लोग मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या है, अगर आपको गवर्नमेंट की कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, तब भी आप न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ में नहीं लिख सकते हैं, एंड ना ही आप टेलीविजन के ऊपर, ना ही रेडियो के ऊपर इस चीज को पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिटीजन्स का जो राइट था कि वो अपने व्यूज को, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो नहीं मिल रहा। दूसरी बात है, सिटीजन के पास में एक राइट और होता है कि अगर उन्हें कोई चीज गवर्नमेंट की अच्छी लगती नहीं है, तो वो उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये भी उनका राइट है। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट करने को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, तो सिटीजन उसको कर नहीं सकते हैं। एंड लास्ट में, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, तो उनकी प्रोटेक्शन करती है जुडिशरी। तो जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड उसके पास में इतनी पावर होनी चाहिए कि सब लोग उसकी बात को माने। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे जुडिशरी की बातों को गवर्नमेंट मानती नहीं है, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट जज के ऊपर प्रेशर डालती है कि आप डिसीजन को हमारे फेवर में करें। तो इस केस स्टडी से हमें देखने को मिला कि यहाँ पर एक तो रूल ऑफ लॉ नहीं था, एंड यहाँ पर रेस्पेक्ट ऑफ सिटीजन राइट्स भी नहीं था। हम इस केस स्टडी में से जो डेमोक्रेसी का फीचर छिपा हुआ है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस केस स्टडी में डेमोक्रेसी का क्या फीचर छिपा हुआ है, आइए देखते हैं। तो फीचर होगा, फीचर जो इस केस स्टडी में छिपा हुआ है डेमोक्रेसी का, एंड फीचर क्या है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विथ इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। जो आपकी डेमोक्रेसी है या आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, उसे रूल करना चाहिए, लेकिन उसे रूल लिमिट में करना चाहिए। एंड जो लिमिट किसने तय की है, जो लिमिट सेट की है कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन आपके देश का सबसे बड़ा लॉ होता है, उसने जो लिमिट तय की है आपको उसी लिमिट के अनुसार वर्क करना है। तो आपकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। एंड इसमें एक बात और लिखी है, सिटीजन राइट्स। सिटीजन राइट्स की लिमिट्स
को ध्यान में रखते हुए रूल करे, यानी कि सिटीजन के जो राइट्स हैं उसे वो इग्नोर ना करे, उसकी रेस्पेक्ट करे। इस केस स्टडी में जो फीचर छिपा हुआ था वो कौन सा था? ए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। तब जाकर आप किसी गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। आपने इस केस में देखा था कि जिम्बाब्वे में जो रूल्स किया जा रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट के अनुसार नहीं किया जा रहा था, बल्कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज कर रहे थे एंड उन्होंने सिटीजन के राइट्स की भी रेस्पेक्ट नहीं की थी। आई होप आपको जिम्बाब्वे की केस स्टडी इजीली समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।